Kids Network. एक समय की बात है, कृष्णपुर नाम के राज्य में मिथिलेश रोज अपने नाई के औजारों का डिब्बा लेकर निकलता और गांव के एक दरख्त के पास बैठ जाता, जहां लोग उससे बाल कटवाने आते थे। आज राजा का एक दूत आया और उससे कहने लगा, क्या मिथिलेश नाई तुम ही हो? हाँ भैया, मैं ही हूँ। बताइए किस तरह के बाल काटने हैं? मुझे नहीं कटाने। महाराज ने आदेश दिया था कि राज्य में सबसे मशहूर नाई को लेकर आओ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो मेरी कला को पहचान मिल रही है। बताइए कब आना है महाराज से मिलने? अभी चलो, महाराज के दाढ़ी और बाल जो काटने हैं। जी चलिए, चलता हूँ। दूत मिथिलेश को राजा के कमरे तक ले गया। राजा इंद्रजीत अपने कक्ष में बैठे थे और दूत को आता देख वो उससे कहते हैं, तो यही है इस राज्य के सभी होनहार नाई? जी महाराज, लोग तो यही कहते हैं। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज, पर मैं अपनी कला पर बेहद भरोसा करता हूँ। आओ तो मेरे बाल और दाढ़ी काट दो, लेकिन याद रखना, एक राजा पूरे राज्य का प्रतिनिधि होता है और इसी वजह से उसका चेहरा राजा की तरह दिखना भी चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा महाराज। मिथिलेश राजा के बाल काटने लगता है और साथ ही उससे कई सारी बातें भी करता है। राजा को मिथिलेश की बातें और उसका काम दोनों ही बेहद पसंद आता है। वाह, बेहद बढ़िया। तुम तो सचमुच बेहद ही अच्छे दर्जे के न्यायी हो। अब हर 15 दिनों में तुम यहाँ आ जाना और मेरे बालों को काट जाना, जैसा आप कहें महाराज। ऐसे ही मिथिलेश कुछ ही महीनों में राजा का पसंदीदा हो गया और बाल काटने के साथ साथ वो दरबार में भी बैठने लगा। ये बात मंत्री अंशुमन को पसंद नहीं आई। आज वो दरबार में मिथिलेश नाई के लिए एक साजिश रच कर आया था। महाराज की जय हो। आओ अंशुमन, आज कौन सी नई बात लेकर आए हो जनहित के लिए? जी, आज मैं एक बहुत ही खास सवाल लेकर आया हूँ। पूछो, सवाल क्या है? जी महाराज, पूछना ये चाहता था कि क्या आपकी दाढ़ी कोई छू सकता है? और अगर किसी ने छू ली तो उसके साथ क्या होगा? ये आप क्या कह रहे हैं? इसके लिए उसे जेल में डाल दिया जाएगा? माफ कीजिएगा दूत जी, लेकिन ऐसा एक इंसान इस सभा में बैठा है, तो अब हम क्या करें महाराज? मैं आदेश देता हूँ कि उसे फौरन जेल में डाल दिया जाए। बताओ मंत्री, कौन है वो द्रोही? आपका न्यायी मिथिलेश। पर महाराज आदेश दे चुके हैं दूत, अब वो आदेश वापस नहीं ले सकते। मंत्री, तुमने तो इसे बेहद ही गंभीर परेशानी बना दी है। तुमने मुझे अपनी बातों में उलझाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया महाराज, और आपको भी हर आदेश के पहले थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। महाराज काफी चिंतित हो जाते हैं। एक तरफ उनकी पुष्टि न करने की गलती और दूसरी मंत्री को उलझा देने वाली बातें। महाराज, आप अपना आदेश वापस क्यों नहीं लेते? आप तो महाराज है ना? ये तुम क्या कह रहे हो? सोच लीजिए महाराज, ये आदेश आपके लिए जंजाल बन सकता है। क्या तुम महाराज को धमका रहे हो? नहीं नहीं, महाराज आपके राज्य का एक नागरिक होने के नाते मैं न्याय मांगता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मतलब ये कि आप सिर्फ मुझे इस कर्म के लिए सजा दे रहे हैं। नाई होने के नाते वो मेरा काम था और आपने मुझे छूट दी। मैं तो बस केवल ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये अपराध किया है। कौन है वो? नाम बताया जाए। आपके दो नाती, हमने देखा है कि कैसे वो आपके गोद में चढ़कर आपके बाल और दाढ़ी से खेलते हैं। बेहद चालाक हो नाई, मान गए। तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी।
मैं तो बस जांच रहा था कि ऐसे हालात में तुम क्या करोगे। पर महाराज, परवर कुछ नहीं मंत्री, तुम्हारा इस हरकत को मैं खेल समझकर माफ कर देता हूँ, पर 1 महीने तक तुम इस दरबार में एक औरत की तरह आओगे। जैसा आप कहे महाराज, माफ कीजिएगा। और मिथिलेश, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी सूझबूझ के लिए तुम्हें तोहफा देता हूँ। मिथिलेश सिर झुकाकर प्रणाम करता है। अब मंत्री को अपने बिना सर पैर वाले साजिश के लिए सजा मिलती है और मिथिलेश की उपमा राजा की आंखों में बढ़ जाती है। पर मंत्री अंशुमन की जलन की आग और तेज धधक उठी। अपने भवन में आकर वो अपने पिता के पास चला गया। पिताजी, मैं उस न्याय को छोड़ूंगा नहीं। आप तो पहले मंत्री रह चुकी है पिछले राजा के कार्यकाल में। आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन आखिर बात क्या है? अंशुमन ने पूरी घटना अपने पिता घनश्याम को बता दी। उसके पिता बहुत नाराज हुए। तुम्हें उस न्याय की वजह से एक औरत के रूप में जाना पड़ेगा। मेरे पास एक बेहद ही अच्छी तरकीब है, ध्यान से सुनो। घनश्याम अपनी तरकीब अंशुमन के कानों में बताता है और अंशुमन की आंखें चमक उठती हैं। देखते ही देखते 1 महीना पूरा हो गया और आज मंत्री अंशुमन की सजा के अनुसार उसकी साड़ी पहनने का आखिरी दिन था। वो सभा में अपने पिता घनश्याम के साथ आया। आओ मंत्री, क्या बात है? आज पहले मंत्री जी को भी साथ लाए हो? दरअसल पिताजी की अचानक मौत हो गई और कुछ पल वो स्वर्ग में रुक गए थे। अच्छा, स्वर्ग कैसा था घनश्याम? क्या तुम्हें वहाँ मेरे पूर्वज मिले? हाँ, बिल्कुल मिले। वो सब राजस्वी जिंदगी जी रहे हैं। खान पान भी वहाँ के अच्छे हैं, लेकिन वो कुछ दुखी थे। मतलब, क्या मुझसे कोई कमी रह गई इस राज्य को संभालने में, या कोई और बात है? नहीं महाराज, वो तो आपसे बेहद खुश थे। तो बताओ, आखिर उन्हें क्या परेशानी है? दरअसल महाराज, स्वर्ग में कोई न्याय नहीं है और उनकी दाढ़ी जमीन तक पहुंचती है। उन्होंने आपके न्याय को स्वर्ग से देखा तो उनकी इच्छा हुई कि आप इस बारे में कुछ करें। अच्छा, पर हम करें क्या? हम तो यहाँ से किसी न्याय को भेज नहीं सकते। क्या हमें मिथिलेश न्याय को अग्नि देनी होगी और उनका अंतिम संस्कार करना होगा? पर ये तो हत्या हो जाएगी। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। वो जैसे बाल कटा लेंगे, वो इन्हें वापस सही सलामत आपके पास भेज देंगे। क्या सच? बिल्कुल सच महाराज। जल्द से जल्द प्रबंध कीजिए आप। ठीक है मिथिलेश, तुम तैयारियां करो और अपने बाल कटने के सारे औजारों के पैसे हमसे ले लो। उन्हें कोई भी दिक्कत मत आने देना। जैसे आपकी इच्छा महाराज, पर मेरी एक विनती है। वो क्या है? मुझे इसकी खबर अपने घर वालों को देनी है और उनके लिए अनाज का इंतजाम भी करना है, ताकि जब तक मैं स्वर्ग से न लौटूं तब तक वो आराम से बिना किसी दिक्कत के और बिना मेरी फिक्रे के रह सके। ठीक है, तुम्हें कितना समय चाहिए? 1 महीना महाराज। इतना समय उनके साथ बीता है, फिर पता नहीं बाद में कब मौका मिले। ठीक है मिथिलेश, 1 महीने बाद मुलाकात होगी। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और सब के सब निश्चित किए गए जगह पर पहुंच गए, जहां एक भूसे और लकड़ी का ढेर था। सिर्फ अंशुमन और घनश्याम वहां मौजूद थे। अब तक महाराज और न्यायी आए नहीं। मुझे तो लगता है वो न्यायी भाग निकला। भाग निकला तो भी अच्छा ही है, और अगर यहाँ आ गया तो उसकी शामत आ जाएगी। सही कहा पिताजी। तभी वहाँ राजा के साथ मिथिलेश नाई अपने औजारों का डिब्बा लेकर आ रहा था।
ये देखकर घनश्याम और अंशुमन चौंक गए। पूर्व मंत्री जी, ऐसा चौंक क्यों रहे हैं? नहीं जनाब, नहीं, बस सोच रहे थे कि अब तुमसे काफी दिनों बाद मुलाकात होगी। महाराज, अग्नि आप दे दीजिएगा, अब मैं इस भूसे में घुस जाता हूँ। मिथिलेश भूसे में घुस गया और महाराज ने कुछ ही वक्त में आग लगा दी। मगर आश्चर्य की बात ये थी कि किसी की आवाज ही नहीं आई और ऐसा लगा कि मानो सिर्फ भूसा जल रहा हो। लगता है तुम सही कह रहे थे घनश्याम, अब मिथिलेश स्वर्ग में मेरे पुरखों के बाल काट देगा। बिल्कुल महाराज, बड़ी ही खुशी की बात है। महाराज बेहद खुश थे और साथ ही दोनों बाप बेटे भी, पर दोनों के खुशी का कारण अलग था। 3 महीने बीत गए मगर अब तक नाई लौटा नहीं। राजा को फिक्र होने लगी तो उन्होंने मंत्री और उसके पिता घनश्याम को बुलाया। महाराज की दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए थे क्योंकि अब वो किसी और नाई से बाल नहीं कटवा रहे थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये नाई अब तक लौटा क्यों नहीं? अब तक तो उसे लौटाना चाहिए था। हो सकता है कि उन्हें स्वर्ग कुछ बेहद पसंद आ गया हो महाराज। मैंने नाई के इंतजार में बाल नहीं कटाए, पता नहीं वो वहां क्या करने लगा। कोई बात नहीं महाराज, आप दूसरा नाई ढूंढ लीजिए। तभी दरबार में नाई आ गया। मिथिलेश को देखकर घनश्याम और अंशुमन हक्के बक्के रह गए। आओ मिथिलेश, मुझे तो लगा कि तुम्हारी आस में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। माफ कीजिएगा महाराज, पर आपके पुरखों ने मुझे वहां रोक ही लिया था। अच्छा, क्या हाल है वहां के? बताओ मिथिलेश। बेहद अच्छे हैं महाराज, बढ़िया खाना, बढ़िया बिस्तर। अब तो मैंने वहां सबको बाल काटना भी सिखा दिया है। अच्छा, हमें और बताओ स्वर्ग के बारे में। महाराज, वहां पर एक तकलीफ जरूर थी। बताओ, क्या दिक्कत है उन्हें? मैं अभी ठीक किए देता हूँ। महाराज, दरअसल स्वर्ग के 2 मंत्रियों ने अभी हाल ही में पृथ्वी पर जन्म लिया है। उन्हें तो चालाक और उनका मनोरंजन कर पाए ऐसे मंत्रियों की जरूरत है। उन्होंने पूर्व मंत्री घनश्याम की बेहद तारीफ की और उन्हें वापस स्वर्ग बुलाया है। अच्छा, और दूसरे मंत्री के लिए हम किसे भेजे? महाराज, उन्होंने स्वर्ग से अंशुमन जी को साड़ी पहने देखा और खूब हंसे। उन्होंने कहा कि इन्हें भी साथ भेज दीजिएगा। प्रबंध किया जाए, दोनों मंत्रियों को आज ही भेजा जाएगा। नहीं महाराज, हमें राज्य का कार्य तो देखना होगा। तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं और मिथिलेश सब देख लेंगे। और तुम्हारे परिवार में सिर्फ तुम दोनों ही हो तो रुकने की कोई जरूरत भी नहीं। आज ही तुम दोनों को स्वर्ग के लिए रवाना किया जाएगा। नहीं महाराज, नहीं, ऐसा न कीजिए महाराज। मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती पिताजी की है। उन्होंने ही मुझे सुझाव दिया था। अरे, तुम बेटे हो या दुश्मन, मिथिलेश से छुटकारा पाने के लिए तुम ही आए थे ना मेरे पास। ये तुम दोनों अचानक क्या कहने लगे? महाराज, वो ये दोनों क्या बताएंगे? मैं बताऊंगा आपको महाराज। दरअसल स्वर्ग का कोई रास्ता है ही नहीं और ना ही मैं कभी स्वर्ग में गया। इन्होंने चाल खेली ताकि या तो मैं राज्य छोड़ दूं या फिर मारा जाऊं, लेकिन मैं भागा नहीं। 1 महीने के समय में भूसे के चीता के जगह के नीचे सुरंग खोद दी और वहां से भाग निकला। ये क्या नाटक लगा रखा है घनश्याम और अंशुमन? तुम दोनों को इसकी कड़ी सजा मिलेगी। मेरा और मेरे पुरखों का मजाक बनाने के लिए और मिथिलेश को मारने की चाल चलने के लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल की सजा सुनाता हूँ। नहीं महाराज, नहीं महाराज, माफी महाराज, माफी। दोनों चिल्लाते रह गए मगर दोनों सैनिक उन दोनों को वहां से ले गए।
मिथिलेश नाई की सूझबूझ ने राज्य से 2 भ्रष्ट आदमियों को सजा दिलाई। चतुर नाई से खुश होकर राजा ने उसे बहुत सारा धन और आभूषण दिए। इसके बाद से मिथिलेश राजा का एक बहुत बड़ा सहायक बन गया। Kids Network.